Hello everyone, this is Harpreet Singh, Assistant Professor in English, Multani Malmudi College, Patiala. So students, we have the second chapter from Oxford English Grammar by John Eastwood. The name of the chapter is Sentence Structure. Sentence Structure. जो एक वाक्य है इसका कैसा ढांचा होता है ये हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्या। सेंटेंसेस जो वाक्य होते हैं वो एक छोटे शब्दों के गुच्छों की तरह होते हैं जिनको इकट्ठा किया जाता है और जिनसे एक पूरे विचार को एक्सप्रेस किया जाता है। Sentences are fine, small bunches of words that come together to express complete thoughts. They make it easy to understand ideas and learn information. मतलब आप जानते ही हो कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य से आपको एक complete thought का पता लगता है और आपको information मिलती है। वाक्यों को कैटेगराइज किया जा सकता है अलग अलग क्राइटेरिया के साथ, पर यहाँ पर जो आपका ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें सेंटेंस के 5 अलग अलग जो आपको ग्रामर की जो चीज़ें मिलती हैं वो इसमें 5 चीज़ों के बारे में बताया गया है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल और एडजेंक्ट। ये आपको 5 चीज़ें हैं जो आपको वाक्य में मिलती हैं। अब हम इंडिविजुअली अलग अलग ढंग से मतलब अलग अलग को बड़े अच्छे ढंग से मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप समझें। सबसे पहले हम बात करें सब्जेक्ट की। आपको पता होगा जब कभी आपने पंजाबी और हिंदी में सब्जेक्ट के बारे में जाना तो वहाँ पर इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता का मतलब होता है कि वो वाक्य का वो हिस्सा जो इंडिकेट करता है, जो बताता है कि किस की चीज़ के बारे में है, कौन काम कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है। एजेंट, इसको एजेंट भी कहा जाता है, ग्रामर के मुताबिक इसको एजेंट भी कहा जाता है। तो कर्ता जो है वो सब्जेक्ट है और वो ये जो सब्जेक्ट होगा या तो ये नाउन होगा या ये एक नाउन फ्रेज़ होगा। नाउन फ्रेज़ जैसे कि एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है नाउन फ्रेज़ के लिए, माई सिस्टर्स यॉर्कशायर टीरियर, मेरी बहन का यॉर्कशायर टीरियर कुत्ते की ब्रीड है। लिव्स विद अस, ये पूरा सेंटेंस होगा। तो नाउन फ्रेज भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन जो हैं वो भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। जैसे जो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे ही, शीट, आई, व्यू, दे, सभी सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, ये भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो आपको एक एग्जांपल दूँ मैं एक सेंटेंस के साथ। जेनिफर वॉक टू द स्टोर, जेनिफर वॉक टू द स्टोर, जेनिफर स्टोर के लिए गई। तो यहाँ पर जेनिफर जो है सबसे पहले आ रहा है, ये सब्जेक्ट है और वर्ब जो है वो वॉक्ड है यहाँ पे। तो ये इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब को प्रेडिकेट भी कह देते हैं हम, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। और वर्ब का मतलब होता है कि कौन सा काम हो रहा है, कोई स्थिति कैसी है, क्या एक्शन है। वर्ब एक्शन होती है। हिंदी में आपको इसको क्रिया कहते हैं, हिंदी में, पंजाबी में भी क्रिया कहते हैं। तो जेनिफर वॉक्ड पे पहले भी ये हमने सेंटेंस की एग्जांपल ली थी। तो वॉक्ड जो शब्द है वो वर्ब है, वो काम है। मतलब सब्जेक्ट जो करता होगा वो काम करेगा, जो सब्जेक्ट होगा वो कोई काम करेगा, वो जो काम होगा वो ही वर्ब होगी। आगे अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। हिंदी की व्याकरण और पंजाबी की व्याकरण के मुताबिक ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो एक नाउन होता है या प्रोनाउन होता है और उसको गवर्न करने वाला एक वर्ब या प्रेपोजिशन होता है।
ऑब्जेक्ट को जब हम डिटेल में जाते हैं तो आपको 3 तरह के ऑब्जेक्ट मिलते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। तो आपको एक एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वर्ब है वो जो एक शब्द जो वर्ब के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हों उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सेंटेंस है ही कॉट अ फिश, उसने एक मछली पकड़ी। तो उसने क्या पकड़ा, डायरेक्टली क्या पकड़ा, उसने मछली पकड़ी। तो मछली जो यहाँ पर है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई गेव हर दैट फिश, मैंने उसको फिश दी। आई गेव हर दैट फिश, यहाँ पर आपको हर जो शब्द निकल रहा है वो ब्लैक नहीं, वो ग्रे फॉन्ट में है। तो आई गेव हर दैट फिश, मैंने उसको वो फिश दी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देखिएगा कि गेव देना वर्ब के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व क्या चीज़ है, दैट फिश, वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर उसको दी हर, ये जो हर शब्द है ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक और किस्म का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के साथ जुड़ा होता है जो शब्द, उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे उसी फिश के बारे में बात करें, ही कुक्ड फिश विदाउट सॉल्ट, ही कुक्ड फिश विदाउट सॉल्ट, उसने मछली को बिना नमक से बनाया। तो विदाउट क्या शब्द है, विदाउट है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के साथ कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, वो है सॉल्ट। तो सॉल्ट के साथ, प्रपोजिशन के साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन कहते हैं। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट के बाद हम बात करेंगे एडजेंक्ट या एडवर्बियल की। दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट इनको किया जा सकता है। चलो पहले हम बात करें कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेंटेंस का एक शब्द होगा, वो शब्द पूरे सेंटेंस को अर्थ देने के लिए वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा और उसकी ज़रूरत है। एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसकी ज़रूरत होगी, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। 2 तरह के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इनको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लें कॉम्प्लीमेंट की। देखो, बोथ द ब्रदर्स बिकेम डॉक्टर, दोनों भाई क्या बन गए, डॉक्टर्स बन गए। तो यहाँ पर जो डॉक्टर शब्द है, अगर मैं इसको निकाल दूँ यहाँ से डॉक्टर्स को, तो आप कहेंगे क्यों निकाल रहे हो, क्या पता लगेगा कि क्या बने हो। अगर आपने डॉक्टर्स ही निकाल दिया तो दोनों भाई क्या हैं, मतलब आप उसको डॉक्टर्स को एज अ फिलिंग द ब्लैंक्स लेके देखो। तो डॉक्टर जो शब्द है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट वो शब्द जिनके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक सेंटेंस को पूरा मीनिंग नहीं मिल पाएगा। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में बात करें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट्स विच फॉलो द वर्ब एंड विच एड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट आर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कौन से होंगे, जो कि वर्ब के बाद आएंगे और जिसने सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को और इन्फॉर्मेटिव बनाना है, सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, शीला इज़ अ नर्स। शीला एक सब्जेक्ट है और शीला क्या है, एक नर्स है। तो अ नर्स जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप अ नर्स को हटा दीजिए, शीला इज़, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो शीला इज़ अ नर्स, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। दूसरे तरह का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये आपको डेफिनेशन यहाँ पे मिल रही है। कॉम्प्लीमेंट्स विच ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स।
जो ऑब्जेक्ट को और इन्फॉर्मेटिव, ऑब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे, उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एक आपको सेंटेंस देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है, ही मेक्स मी वेरी एंग्री, उसने मुझे और गुस्सा दिलाया, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। तो अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, आप जैसे हमने देखा था, पढ़ा था पीछे कि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, तो यहाँ पर मी जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट है, और मी के साथ वेरी एंग्री लगा दिया। ये वेरी एंग्री जो है, दिस इज़ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप देखो कॉम्प्लीमेंट की सबसे बड़ी जो डिफ़ाइन करता है कॉम्प्लीमेंट को, वो यही है कि आप अगर आप इसको हटा नहीं सकते सेंटेंस से। अगर आप हटाओगे तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, तो वो शब्द कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे एडवर्बियल्स की। एडवर्बियल्स या एडजेंक्ट्स दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम हैं, समानार्थक शब्द हैं दोनों। आप कोई भी शब्द इस्तेमाल में लेके आ सकते हो। एन एडजंक्ट इज अ फ्रेज, एक फ्रेज होगा। फ्रेज होता है शब्दों का एक कलेक्शन, मतलब 2 या 3 शब्द जो इकट्ठे होते हैं उनको फ्रेज कह देते हैं। An adjunct is a phrase which is not necessary to the structure of a clause, which adds some more extra meaning to it. अब देखो, पहले हमने कॉम्प्लीमेंट किया। कॉम्प्लीमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं होंगे तो सेंटेंस पूरा नहीं बनेगा, सेंटेंस को पूरा सेंटेंस नहीं बन सकता। पर जो एडवर्बियल्स हैं ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इन शब्दों को आप हटा दें, अगर आप इन शब्दों को हटा दें, एडवर्बियल्स को, एडजेंक्ट्स को हटा दें सेंटेंस से, तब भी सेंटेंस की एक पूरी मीनिंगफुल सेंटेंस रहेगा। बस ये एडवर्बियल्स या एडजेंक्ट तो ये है कि ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, मतलब वर्ब को और एक्सप्लेन करते हैं। एडवर्ब्स हम किए हैं, एडवर्ब्स आप जब करोगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे कि एडवर्ब्स आर दोज वर्ड दैट मॉडिफाई वर्ब, that tell us more about the verb। क्रिया विशेषण इसको हिंदी में कहते हैं, मतलब जो क्रिया की विशेषता बताएं उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और आप जब इन शब्दों को इस्तेमाल में लाएंगे तो वो वर्ब के बारे में और अधिक बताएगा। अब देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँ। प्लीज़ यूज़ प्रेजेंट योर केस केयरफुली, अपने केस को प्रेजेंट कीजिए केयरफुली, ध्यान से केयरफुली का मतलब ध्यान से। आप केयरफुली अपने केस को प्रेजेंट करो। अब यहाँ पे देखो तो केयरफुली शब्द किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट के साथ, वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्रिया विशेषण है, ये एडवर्ब है, ये मैनर, ये ढंग को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। प्रेजेंट योर केस केयरफुली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडवर्ब ऑफ प्लेस की। हेयर द सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आपको थोड़ा ये कलर ब्राउन नज़र आ रहा होगा हेयर का, तो हेयर शब्द जो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहाँ पर जो थोड़ी हालात हैं वो पूर्णतः डिफरेंट हैं। तो इस सेंटेंस में 2 शब्द आ रहे हैं, एक शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस है और दूसरा शब्द जो कम्प्लीटली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब देखिए, मैंने पहले आपको क्या बताया कि कॉम्प्लीमेंट और एडजेंक्ट को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो शब्द जो मतलब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है पूरे सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए। पर जो एडजेंक्ट हैं, एडवर्बियल्स हैं, आप इसको निकाल सकते हो सेंटेंस से। अब ये जो सेंटेंस है ना कि हेयर द सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, यहाँ पर 2 शब्द हैं एडवर्ब वाले, आप हेयर निकालिए। अब हम हेयर नहीं बोलेंगे, द सिचुएशन इज़, कम्प्लीटली को भी निकाल दो क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, जब दोनों शब्द ये निकाल दिए तब भी सेंटेंस का एक पूरा मीनिंग बन रहा है। तो एडवर्बियल्स वो शब्द हैं जो कि वर्ब के बारे में और एक्स्ट्रा बताते हैं, पर अगर आप इसको निकाल दें तब भी सेंटेंस का पूरा मीनिंग बनेगा। तो एडवर्ब्स 5 तरह के होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, रीज़न एंड डिग्री। ये आप और डिटेल में आगे हम समझ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की।
अब जो जॉन ईस्टवुड की ग्रामर है, यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स उन्होंने दिए हुए हैं कि 5 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। एक जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ बन सकता है। दूसरा सेंटेंस जो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ बन सकता है। तीसरा जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बन सकता है। और चौथा सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट के साथ बन सकता है। और पांचवा जो है वो सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल के साथ या एडजंक्ट के साथ बन सकता है। देखो, पहले ये जो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल जो शब्द आ रहे हैं, ये मैंने आपको इंडिविजुअली समझा दिया है। अब हमें ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पूरा जो चैप्टर है, ये हम आराम से बड़े ईजिली ढंग से समझ पाएंगे। ओके, तो आप पहले हम बात करें सब्जेक्ट और वर्ब की। एक जो सेंटेंस है, 5 तरह के सेंटेंस है। देखो, पहला जो सेंटेंस हो वो इतने छोटे सेंटेंस होंगे जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, माई आर्म्स, मेरी बाजू, आर एकिंग, दर्द कर रही हैं, आर एकिंग, एक का मतलब होता है दर्द। माई आर्म्स आर एकिंग, मेरी बाजुएं दर्द कर रही हैं। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट माई आर्म्स हैं और वर्ब जो हैं आर एकिंग। देखो, वर्ब हेल्पिंग वर्ब को भी हम वर्ब ही लेंगे, जिसको ऑक्सिलरी भी कह देते हैं। माई फीट आर स्वेलिंग, मेरे पैर सूज रहे हैं। समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ। नोबडी केम, कोई नहीं आया। तो देखो, ये छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं, सबसे जो छोटे सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ बने होते हैं। तो हम बढ़ेंगे। दूसरे तरह के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखो, ऐसा सेंटेंस भी बड़ा सिंपली आपको मिल जाएगा कहीं पे भी, और हम बोलते भी हैं। आई नीड अ रेस्ट, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। तो आई कर्ता सब्जेक्ट हो गया, नीड वर्ब हो गया, एक्शन हो गया, क्रिया हो गई, और अरेस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें ये भी समझ आ रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म आता है। मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ एक इंग्लिश का सेंटेंस बनता है। तो 5 पीपल आर मूविंग द पियानो, 5 लोग पियानो को मूव कर रहे हैं, हिला रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये दूसरे ढंग के जो सेंटेंस हैं वो हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बने हुए। तीसरे ढंग में आपको सब्जेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलते हैं। ये 4 चीज़ें मिलेंगी। देखो, आप देख पा रहे होंगे कि जो सेंटेंस है वो बड़ा होता जा रहा है। सबसे पहले सिर्फ 4 शब्दों का सेंटेंस था, फिर 5 का हुआ, अब ये 6 का होना शुरू हो गया, 5 या 6 शब्दों का ये होना शुरू हो गया। अब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। वैसे तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जॉन ईस्टवुड ऑक्सफोर्ड ग्रामर का, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ही है। पर यहाँ पर आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसे कलर मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, तो आपको आराम से ये दिख जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात बताऊं। इट इज़ गिविंग मी अ बैक एक। मैंने पहले भी आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है, वर्ब के साथ। तो मैं यहाँ पर देखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर बोलूँगा नहीं, मी को नहीं बोलूँगा पहले सेंटेंस में। इट इज़ गिविंग मी बैक एक, ये मेरी पीठ को दर्द दे रहा है। तो दे क्या रहा है, बैक एक दे रहा है, बैक एक पीठ दर्द दे रहा है। तो ये देखिए आप यहाँ पर जो गिव शब्द है ये डायरेक्टली बैक एक के साथ जुड़ा हुआ है। तो बैक एक जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसी सेंटेंस में आप मी को जोड़ दें, इट इज़ गिविंग मी अ बैक एक। तो अगर आप मी को देखोगे तो इनडायरेक्टली ढंग से ये भी वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की आपको और भी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ही इज़ सेंडिंग मी अ लेटर,
क्या सेंड कर रहा है, लेटर सेंड कर रहा है। तो लेटर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो दूसरे नंबर पे, मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस दूसरे नंबर पे आएगी, वो जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं, डेविड बॉट मेलेनी अ प्रेजेंट, जॉर्ज गिव्स मेलेनी अ फ्लावर। तो ये तीसरे ढंग का आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब चौथा हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑफ कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट के बारे में आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आई नीड नॉट टू टेल यू अगेन अबाउट द कॉम्प्लीमेंट। बस हम यहाँ पर बात करें कि सेंटेंस कैसे बना। सबसे पहले सब्जेक्ट है दिस पियानो इज़ हैवी। पियानो, दिस पियानो सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, और हैवी जो शब्द है वो एक कॉम्प्लीमेंट है। मैंने कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट वाले शब्द को निकाल दें तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहेगा। द पियानो इज़ हैवी। तो हैवी जो शब्द है ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा यहाँ पर बताया हुआ है कि एक जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो या तो एक एडजेक्टिव हो सकता है और या वो एक नाउन फ्रेज हो सकता है। नाउन फ्रेज का मतलब वो शब्द जो कि नाउन के द्वारा बने हुए जुड़े हुए 2 या 3 शब्द होते हैं, उसको कहते हैं अ बिग प्रॉब्लम, नाउन फ्रेज। और कॉम्प्लीमेंट के बारे में ये भी बताया गया कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा इन जो नीचे दी हुई वर्ब्स हैं इनके साथ आता है। बी किस बाद लग जाता है, अपीयर, बिकम, गेट, फील, लुक, सीम, स्टे, साउंड, इन शब्दों के बाद कॉम्प्लीमेंट लगता है। तो अब हम पांचवें की बात करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्बियल और एडजंक्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एडवर्बियल और एडजंक्ट जो हैं ये दोनों सिनोनिम हैं। देखिए यहाँ पे अब एडवर्बियल को, इट इज़ ऑन माई फीट, इट इज़ ऑन माई फुट, ये मेरे पैर के ऊपर है। देयर हाउस इज़ नियर बाय, ये मेरे घर के नज़दीक है। एडवर्बियल यहाँ पर बताया गया है कि जो एडवर्बियल है वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज वो शब्दों की कलेक्शन जो कि प्रेपोजिशन के साथ बना हुआ है। जैसे ऑन क्या है, ऑन एक प्रेपोजिशन है, माई फुट जो है वो फ्रेज जो जुड़ा हुआ है, ऑन माई फुट। ऐसे ही एडवर्ब है नियर बाय। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि वी कैन ऐड एडवर्बियल्स टू द 5 मेन स्ट्रक्चर्स। तो एडवर्बियल्स आप जो हैं, पहले मैंने आपको बता दिया एडवर्बियल क्या हैं, जो कि वर्ब को और वर्ब के बारे में और अधिक बताते हैं। तो यहाँ पर जो आपको वायलेट कलर के जो शब्द हैं ये सभी एडवर्बियल्स हैं। तो आप हर एक तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ आप एक एडवर्बियल को जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर टेरिबली, रियली, ऑफ कोर्स, फॉर्चुनेटली, टू एवरीवन, सरप्राइज, यस्टरडे, ये सभी शब्द एडवर्बियल्स हैं। तो ये पांचवा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये है सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्बियल, एडजंक्ट का। तो अब हम एक्सरसाइजेस को देखेंगे जो कि जिसको आपने मतलब प्रैक्टिस करनी है, जिसकी फिलिंग द ब्लैंक्स की। तो पहला ये दिया हुआ है कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपने जो अंडरलाइन शब्द हैं, पहले मैं आपको जो कन्वर्सेशन है आपको एक दी हुई है, वहाँ पर कुछ सेंटेंसेस निकाले। आपने सिर्फ अंडरलाइन शब्दों को बताना है कि क्या है वो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल है या कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर ग्रेट टाइम क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन्होंने बताया हुआ है। वेदर क्या है, सबसे पहले आ रहा है, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। वी रियली इंजॉय क्या है, एक काम एक्शन है, तो ये क्या होगा, वर्ब होगा। तो ऐसे ही आपने बाकी भी देख लेना है। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने 5 किए। तो आपने अब ये जो सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, आपने इन सेंटेंसेस को बताना है कि पहला जो सेंटेंस है वो कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब वाला है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला है। ये भी आप इजीली देख पाओगे, कर पाओगे। आगे तीसरा जो है वो है वर्ड ऑर्डर के बारे में। आपको सेंटेंसेस रैंडम दिए हुए हैं, आपको वर्ड्स जो दिए हुए हैं रैंडम दिए हुए हैं। आपने इसको वर्ड ऑर्डर में लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये पेपर में आती होती है। तो इज़ मेलनी वेरी नाइस को आपको एग्जाम्प्लीफाई किया हुआ है कि मेलनी इज़ वेरी नाइस। ऐसे ही फुटबॉल लाइक स्टॉर्म,
तो आप इसको सीधे करो तो ये मतलब इसको शब्दों को सही ढंग से आप अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा टॉम लाइक्स फुटबॉल। तो ये भी आप बड़े इजीली कर पाओगे। आगे है एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स के बारे में मैं आपको बता दिया है। आपने सिर्फ इसमें क्या करना है कि आपने एक सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं उनमें से आपने सिर्फ निकालना है, उन शब्दों को निकालना है जो एडवर्ब्स हैं या एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। आपको निकाल देना। जैसे पहले एक एग्जांपल दी हुई है, प्रिंस चार्ल्स ओपनड अ न्यू स्पोर्ट्स सेंटर इन स्टॉक येस्टरडे। तो इन स्टॉक यहाँ पे था एडवर्बियल और येस्टरडे था। अगर मैं और थोड़े एक्सप्लेनेशन में जाऊँ, इन स्टॉक जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है और येस्टरडे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। आप इसको भी इजीली कर पाओगे। सो दिस वाज द second chapter of Oxford Grammar. Thank you so much.